आज के मुख्य समाचार। अंडर 19 इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट 23 अप्रैल से। दृष्टिबाधित संघ का आंदोलन 918 दिनों से जारी। गायनी ओपीडी शिफ्ट होने पर महिलाओं का 24 घंटे का धरना। चंबा में साहित्यकारों की अनदेखी के आरोप। शिमला में खेल मून 2026 का सफल आयोजन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता। अब समाचार विस्तार से। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष एक बार फिर प्रतिष्ठित ऑल इंडिया शहीद मेजर दुर्गा मल कैप्टन दल बहादुर थापा मेमोरियल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन से पहले युवा खिलाड़ियों को मंच देने के लिए 23 अप्रैल से अंडर 19 इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। आयोजकों के अनुसार अंडर 19 प्रतियोगिता में इस बार कुल 11 स्कूलों की टीमें भाग लेंगी। यह प्रतियोगिता खासतौर पर उभरते खिलाड़ियों को ध्यान में रख के आयोजित की जा रही है ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके। आयोजकों ने बताया कि इस इंटर स्कूल टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें भविष्य में बड़े मंचों के लिए तैयार करना है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को अनुशासन, टीम वर्क और प्रतिस्पर्धा की भावना का अनुभव मिलेगा जो उनके खेल करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि अंडर 19 स्तर पर इस तरह के टूर्नामेंट खिलाड़ियों को न केवल आत्मविश्वास देते हैं बल्कि उन्हें वरिष्ठ स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से भी तैयार करते हैं। कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी ऐसे आयोजनों से निकलकर आगे राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुके हैं। अंडर 19 प्रतियोगिता के समापन के बाद 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक यह मुख्य गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर से कुल 14 टीमें भाग लेगी जिससे मुकाबले बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। गोल्ड कप टूर्नामेंट क्षेत्र का एक प्रमुख खेल आयोजन माना जाता है जिसमें हर साल बड़ी संख्या में दर्शक जुटते हैं। इस बार भी आयोजकों ने बेहतर व्यवस्थाओं और खेल के उस स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारियां की है। स्थानीय खेल प्रेमियों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, युवाओं को सही दिशा मिलती है और वे नशे जैसी बुराइयों से दूर रहते हुए खेलों की ओर आकर्षित होते हैं। इंफॉर्मेशन दी थी कि फुटबॉल टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, तो आपको मैं सूचित करना चाहूँगा कि हम इस बार 23 तारीख से इंटर स्कूल टूर्नामेंट अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट 23 से शुरू कर रहे हैं और उसकी सेमीज और फाइनल्स हम ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के टाइम में साथ में करेंगे। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इस बार हमारे जो धर्मशाला और कांगड़ा के नज़दीक के जितने भी हमारे पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें 11 टीमें हमारे इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं और ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में 14 टीमें आ रही हैं। हमें खेद है कि कुछ एक पिछले बार हमने जो बड़ी क्लब में जो इंटरेस्टेड थे आने के लिए उनके बारे में चर्चा की थी, लेकिन अभी कुछ चेंजेस आए हैं जो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री पालमचंद प्रधान जी बताएंगे, तो उसमें थोड़ी चेंजेस हैं। लेकिन टीमें उसी लेवल की आ रही हैं पर डिपार्टमेंट की टीमें ज़्यादा हैं, तो उस पे से मैं आपको फुटबॉल टूर्नामेंट के मध्य में पहली मई को एक कल्चर नाइट का भी आयोजन करने का, एक छोटा कल्चर नाइट, ताकि हमारे जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं और हमारे जो डिग्नेटरीज हैं उसमें आके एक फुटबॉल से अलग हटकर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद ले सकें। तो इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये दूँगा कि आपके माध्यम से हमने जो हमें जितने भी हमारे बारे में लोगों को पता चला है, तो धर्मशाला से हमें इस बार AA मोटर्स पहली बार मतलब कि हमारे साथ हुआ कि हमारे एसोसिएशन के साथ AA मोटर्स जुड़ा है। हम उम्मीद करेंगे कि इसे ऐसे ही AA मोटर्स के तर्ज पर और भी जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या हमारे बिजनेस हाउसेज हैं वो जुड़े, ताकि हम एक खेल को अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस धर्मशाला में स्थापित कर सकें। हम लोग जो ये टूर्नामेंट कर रहे हैं उनके बारे में तो इन्होंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया, पर जो हमने पहले आप लोगों से बताया था कि हमारे इस टूर्नामेंट में
मणिपुर से टीम आ रही है और ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन स्पोर्टिंग, ये टीमें भी आ रही हैं। पर ऐसा हुआ कि जो ग्राउंड था, जो नीचे टर्फ वाला ग्राउंड था, वो तैयार नहीं हो पाया। पहले उन्होंने हमें कहा था कि हम 15 मार्च तक आपको दे देंगे, तो हमने सोचा था कि चलो हम वहाँ टूर्नामेंट करा लेंगे। पर इस बार ऐसा हुआ कि वो टर्फ वाला ग्राउंड तैयार नहीं हुआ और जो ये टीमें हैं, जो अच्छी टीमें हैं, वो ऐसे ग्राउंड में खेलती नहीं है, वो टर्फ में ही खेलती है। तो फिर उन्होंने हमारा वो इनकार कर दिया कि हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो एक टीम, ये टीमें तो नहीं आ रही हैं और एक टीम का तो खर्चा बढ़ा था। ईस्ट बंगाल वालों ने बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड रखी थी, इसलिए हमने उनको इनकार कर दिया। हमने कहा जी आप हम नहीं इंटरटेन कर सकते, बिकॉज उनका एक का ही खर्चा 7 लाख करीब आ रहा था, 7 लाख रुपए के करीब। तो इतने हमारे पास फंड्स नहीं होते हैं, तो हमने वो टूर्नामेंट इसलिए नहीं किया। पर जो अब टीमें आ रही हैं, उनमें जो लास्ट ईयर भी टीमें आई थी हमारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, कस्टम दिल्ली और CISF की टीम, जो पुलिस टूर्नामेंट्स हुए, ऑल इंडिया पुलिस टूर्नामेंट, उसकी विजेता टीम है वो। तो वो भी टीम आ रही है और हमारे साथ राजस्थान पुलिस भी आ रही है, खालसा क्लब है। ऐसे करके 14 टीमें हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। और सबसे बड़ा एक हम जो कर रहे हैं, उसमें हमने एक अपने लोकल टीम्स के लिए, लोकल जो लड़के हैं, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो उसके लिए हमारे कोच साहब हैं मिस्टर विजय भंडारी, इन्होंने एक लोकल टीम बनाई है और उसका नाम हमने बाक्सू टीम रखा है, बाक्सू 11। तो वो टीम अब पार्टिसिपेट करेगी, तो लोकल लड़कों को इन बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका मिलेगा और ये जो उनको इससे एक्सपीरियंस मिलेगा। और दूसरा ये है कि जैसे CISF है, पुलिस वाले हैं, कस्टम वाले हैं, RBI वाले, अगर उनका अच्छी गेम्स होंगी और उनका हुनर ज़्यादा होगा, तो वो उनको नौकरी देने के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कमला नेहरू अस्पताल से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC में गायनी OPD शिफ्ट किए जाने के फैसले के विरोध में महिलाओं ने 24 घंटे का धरना शुरू कर दिया है। बुधवार को महिलाओं ने अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले एकजुट होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने भाग लिया और सरकार के इस निर्णय को जन विरोधी करार दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि कमला नेहरू अस्पताल KNH लंबे समय से महिलाओं के उपचार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहां विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और स्त्री रोग से जुड़े मरीजों को सुविधाएं मिलती रही है। ऐसे में गायनी OPD को IGMC शिफ्ट करने से महिलाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। महिलाओं ने बताया कि IGMC पहले ही मरीजों के भारी दबाव से जूझ रहा है, वहां OPD शिफ्ट होने से भीड़ और बढ़ेगी, जिससे महिलाओं को समय पर इलाज मिलना मुश्किल हो सकता है। साथ ही दूर दराज क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के लिए भी यह निर्णय असुविधाजनक साबित होगा। धरने पर बैठी महिलाओं ने एक स्वर में मांग की कि सरकार जल्द से जल्द गायनी OPD और संबंधित वार्ड को वापस कमला नेहरू अस्पताल में बहाल करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे। इस दौरान महिला समिति की प्रतिनिधियों ने कहा कि यह मुद्दा केवल स्वास्थ्य सेवाओं का नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों और सुविधाओं से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने सरकार से संवेदनशीलता दिखाते हुए निर्णय पर पुनः विचार करने की अपील की है। धरने के दौरान महिलाओं ने एकजुटता पर परिचय देते हुए कहा कि वे अपने हक के लिए लगातार संघर्ष करेगी और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों की नजर अब सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। महिलाओं के
देखिए, सरकार झूठ बोलती है। हम लोग पहले कह रहे हैं कि गायनी और जो प्रसूति है वो एक दूसरे के पूरक है, इनको अलग अलग नहीं करना चाहिए। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द इस भवन का निर्माण करे, और इसी भवन में अगर आपकी जिद इतनी है कि इस जिद पर जो महिलाओं को आपने परेशान किया है, इस जिद की वजह से आपका जो भवन का निर्माण है वो सरकार को यहीं पर करना है, और उसी भवन में आपको रोबोटिक सर्जरी देनी है, उसी भवन में महिलाओं को IVF सेंटर देना है, उसी में आपको स्मार्ट लैब देनी है, और उसी में आपको स्मार्ट जो स्पेशल रूम है वो देने हैं। तो इसलिए अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति पिछले इतने दिनों से हम लोगों ने जो है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उनसे भी बात की कि आप लोग भी मिनिस्टर रहते हुए आप लोगों को ये करना चाहिए, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने जिद पकड़ी है कि हम लोगों ने ये शिफ्ट करना है, और सरकार ने इसको एक हफ्ते में जो है आनन फानन में इसको जो है यहाँ से IGMC स्थानांतरित किया है। जब आप लोग देख रहे हैं कि महिलाओं को जो है यहाँ पर एक ही छत के नीचे यहाँ पर जो कमला नेहरू अस्पताल है उसका अपना जो यहाँ पर ब्लड बैंक है, उसकी जो अपनी यहाँ पर इमरजेंसी है, उसकी अपनी यहाँ पर OT है, अपने जो लैब है, सब कुछ अपना होते हुए भी फिर भी सरकार ये कह रही है कि यहाँ की जो मशीनें जो पुरानी है, अगर मशीनें पुरानी है तो आज तक क्या आप लोगों ने उन मशीनों को नहीं बदला। तो इसलिए हम लोग जनवादी महिला समिति के आज के इस धरने से ये कहना चाहेंगे, एक तो जो आप कह रहे हैं कि पुरानी मशीनें, ऐसा नहीं है, मशीनें अभी तक पड़ी है लेकिन उसके लाइसेंस जारी नहीं किए हैं। हम लोगों ने भी अल्ट्रासाउंड मशीनें देखी, और ऐसा नहीं है कि महिलाओं के अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं, महिलाओं के अल्ट्रासाउंड यहाँ पर हो रहे, इतनी सालों से हो रहे। 102 वर्ष पुराना ये अस्पताल है, क्यों अगर आप लोग महिलाओं के अगर कुछ दे नहीं सकते हैं, जो बना हुआ है उसको बिगाड़ो भी तो नहीं। तो इसलिए हम लोग आज के इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहेंगे, अगर ये सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेती है तो हम लगातार इस धरने को जो है जारी रखेंगे। अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज जो है 24 घंटे का यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 24 घंटे तक हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। हम लोग पूरी रात यहाँ पर जनवादी महिला समिति की जितनी लीडरशिप है वो यहाँ पर बैठ रही है, और कल 11 बजे हम लोग यहाँ से उठेंगे। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो आने वाली 30 तारीख को जो है हम IGMC के बाद, जैसे आप लोगों को विदित है कि हम लोग जो IGMC के बाद बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं 30 तारीख को। अगर उससे भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सचिवालय की ओर जो है मूव करेंगे। तो इसलिए जो ये सरकार की जो नीतियां आप लोग देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर, अभी पिछले हफ्ते जिस दिन हमारा यहाँ प्रदर्शन था उसके 2 दिन पहले ही आप लोगों ने देखा कि भारी भरकम जो यूजर चार्जेस भी इन्होंने महिलाओं के ऊपर थोपे हैं। जिस तरह से जो खाने का जो डाइट चार्ज था 50 रुपए में मिलती थी वो 100 रुपए में कर दी है। जो OT के हैं वो रेट बढ़ा है, टेस्टों के बाकी सभी रेट, टेस्ट के जो रेट है वो बढ़ाए हुए सरकार ने। तो इसलिए आप बोल रहे हैं सेवाएं, तो सेवाएं आपको यहीं दे, तो ये इससे बढ़िया अस्पताल आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। और हम मांग कर रहे हैं कि इसी तरह के अस्पताल जो है आप लोगों को जिला के स्तर पर भी खोलने चाहिए। आपको ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो हम लोग सरकार के भी ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो किसी अच्छे जानकार से, जो प्रसूति का और जो गायनी के जो अच्छे जानकार है, उनसे सरकार को सलाह लेनी चाहिए कि ये जो विभाग है ये एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से जुड़े हुए, इसके जो छात्र होते हैं वो भी कॉमन होते हैं, इसके जो प्रोफेसर होते हैं वो कॉमन होते हैं, डॉक्टर्स भी कॉमन होते हैं, इनकी जो डिग्रियां होती है वो भी डॉक्टर्स की जो सेम होती है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो OPD है ये गायनी की जो OPD है वो यहीं पर चले, और जो मरीज है उनको परेशान बिल्कुल भी ना करें। तो यही हमारा आज के इस धरना प्रदर्शन से कहना है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित साहित्य उत्सव 2026 को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। चंबा के वरिष्ठ साहित्यकार TC सावन ने आयोजकों पर क्षेत्र के साहित्यकारों को दरकिनार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए TC सावन ने कहा कि उन्हें इस प्रतिष्ठित साहित्यिक कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। उन्होंने कहा कि मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है, जबकि मैं लंबे समय से भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय हूँ। उन्होंने बताया कि वह वर्ष 2002 से भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं और एक सक्रिय लेखक के रूप में लगातार कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने साहित्यिक योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक वे 51 पुस्तकें लिख चुके हैं, जबकि
150 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, जिन्हें पाठकों द्वारा सराहा भी जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि 2025 में उज्जैन में उन्हें एक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, जो कि उनके कार्यों की मान्यता को दर्शाता है। इसके बावजूद उन्हें साहित्य उत्सव 2026 में शामिल न करना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। टीसी सावंत ने आयोजकों से इस मामले में जवाब मांगा है और कहा है कि साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को इस तरह नजरअंदाज करना उचित नहीं है। और प्रोफेशन से मैं एक प्रकाशक भी हूँ। क्लासिक एरा पब्लिकेशन मेरी प्रकाशन है। मैं सुल्तानपुर चंबा में प्रकाशन संस्थान चला रहा हूँ। गत दिनों साहित्य उत्सव मनाया गया, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि चंबा जैसे एरिया में प्रशासन, जिला प्रशासन की ओर से ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई कि साहित्य उत्सव मनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ दुख भी है, मुझे अफसोस है कि मुझे इसमें शामिल नहीं किया गया और जिला भाषा अधिकारी द्वारा जो है मुझे इससे दरकिनार रखा गया। मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने अभी तक मैं 2002 से भाषा और संस्कृति विभाग में एक रजिस्टर्ड पोइट हूँ, लेखक हूँ और अभी तक मैं 51 बुक्स जो है लिख चुका हूँ और ये सिलसिला जारी है। संपादन और लेखन में मेरी 51 किताबें आ गई हैं। 150 से ज़्यादा जो है किताबें प्रकाशक के तौर पे देश विदेश की मैं छाप चुका हूँ। और इसके साथ मैं अपने अगर सम्मानों की बात करूँ तो मुझे रिसेंटली 2025 में साहित्य आचार्य श्री श्री पन्नालाल जैन पुरस्कार 2025 से नवाजा गया, जो उज्जैन मध्य प्रदेश में मिला मुझे। उसके साथ साथ मैं 2019 में बिहार में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मुझे शताब्दी सम्मान से नवाजा गया। और इसी के साथ साथ 2015-16 की मैं बात करूं तो मेरी एक अंग्रेजी की कविता थी शी, जो कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर थी और उसको 4 बारी इंटरनेशनली लेवल पे जो है वो सराहा गया, उसको अवार्ड्स मिले। ये मेरी उपलब्धियां हैं साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन दुख की बात है कि इतनी उपलब्धियां होने के बावजूद भी जिला भाषा अधिकारी चंबा द्वारा जो है मुझे इस साहित्य उत्सव में बाहर रखा। मुझे कोई भी प्रोग्राम नहीं दिया, ना मुझे कुछ इसमें कोई भी प्रोग्राम दिया। और मैं तो कहूँगा कि ये मेरा अपमान किया गया है, जबकि इतनी वरिष्ठता होने के साथ के कारण जो है मुझे इसमें कोई ना कोई आयोजन में जो है वो पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए था। और इसमें क्या है, इसके लिए मैंने जिला प्रशासन को जो है वो अप्लाई किया हुआ था, जिसका मेरे पास जो एक्नॉलेजमेंट ये है यहाँ पे। तो जिला प्रशासन ने जो है वो जिला भाषा अधिकारी को ये भेजा गया था और मुझे भी ये एक्नॉलेजमेंट वापस ये भेजी गई थी। उसके बावजूद भी जिला भाषा अधिकारी चंबा द्वारा जो है मुझे इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं दी गई। जब मेरी इस बारे में दूरभाष पे बातचीत हुई कि पिछले 6 सालों से भाषा अधिकारी जो है मुझे किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाते। जब मैंने ये कारण पूछा, फ़ोन पे जब बात हुई, उन्होंने ऑन किया था, तो मुझे जानकारी मिली कि आपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो छोड़ दिया है। इस कारण मैं जो व्हाट्सएप का ग्रुप में नहीं रहता है, मैं उसको जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं देता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन जो है माननीय से ये है कि हम कवियों के पास मान लीजिए कोई स्मार्टफोन नहीं है, तो क्या ये प्रावधान नहीं है कि किसी कवि को या किसी लेखक को लेखक गोष्ठी या कवि सम्मेलन में जब बुलाया जाए तो उसको ऑफिशियल लेटर दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, या सिर्फ व्हाट्सएप पे जो लोग जुड़े हुए हैं किसी कारणवश आपके साथ उन्हीं को ही बुलाया जाना चाहिए। मेरे कुछ ये थोड़े से क्वेश्चन हैं जिनका मैं बहुत मतलब बेसब्री से इंतजार है कि जिला भाषा अधिकारी इसका जवाब दे। और जो जिला प्रशासन की ओर से इस तरीके की जो साहित्य को के संवर्धन के लिए और संवहन के लिए जो प्रोग्राम चलाए गए, देश विदेश से लोग बुलाए गए, भारत के बड़े अच्छे अच्छे जगहों से लोग जो है वो आए, ये तो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन मैं उसके जिस जगह पे प्रोग्राम हो रहा था उसके साथ ही मेरा ऑफिस है और मुझे जो है वो अगर इस प्रोग्राम में आने के लिए जो है वो नहीं अगर बुलाया गया और मेरा ये अपमान किया गया, तो मेरे लिए ये मेरे अस्तित्व के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है। और जबकि मैं एक अवार्डी हूँ और
तो इस तरीके से मुझे प्रशासन से ये डिमांड है, मेरी भाषा विभाग से, भाषा अधिकारी से मेरा ये सवाल है कि इस पर जो है वो अपने कुछ टिप्पणी करें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार को दृष्टिबाधित संघ का आंदोलन देखने को मिला था। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर दिया था। संघ के सदस्य पिछले 918 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, जिसे प्रदेश के इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन माना जा रहा है। प्रदर्शनकारी दृष्टिबाधित बेरोजगारों की प्रमुख मांग है कि विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े बैकलॉग कोटे के लगभग 1100 पदों को तत्काल भरा जाए। इसके साथ ही पेंशन राशि में वृद्धि और दिव्यांगजनों के लिए प्रभावी कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की मांग की गई है। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस बीच सचिवालय के समक्ष दिव्यांगजन हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों और दिव्यांगजन कल्याण से जुड़े सदस्यों ने भी भाग लिया, जिसका उद्देश्य दिव्यांग समुदाय की समस्याओं पर चर्चा का समाधान के लिए समन्वय स्थापित करना था। बैठक में यह भी सामने आया कि दिव्यांगजन वर्ग को अभी भी प्रशासनिक स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। जहां पहले सहानुभूति और समर्थन देखने को मिलता था, वहीं अब समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदमों की कमी महसूस की जा रही है। समिति ने निर्णय लिया कि संबंधित अधिकारियों के साथ जल्द ही एक विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बैकलॉग कोटा योजनाओं के लाभ और प्रशासनिक प्रक्रियाओं जैसे मुद्दों को प्राथमिकता से उठाया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अंत में उपस्थित सदस्य ने एकजुट होकर अपनी मांगों को मजबूती से रखने का संकल्प लिया और मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से अपील की है कि वे दिव्यांगजनों के अधिकारों और आवश्यकताओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्यवाही सुनिश्चित करें। मेरा नाम राजेश ठाकुर है। तो जैसा कल समस्त दिव्यांगजनों ने चक्का जाम सचिवालय के सामने किया था, तो उसके बाद जितने भी हमारे दिव्यांग साथी है तो उनकी वेलफेयर डायरेक्टर स्मित खिमटा जी के साथ बैठक हुई। उसके बाद स्मित खिमटा जी सचिवालय की ओर आते हैं और डिपार्टमेंट की आपस में हमारे बैकलॉग के लेके हमारी जो भी समस्या आ रही है उसके ऊपर 1.5 से 2 घंटे तक मीटिंग होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें यही आश्वासन दिया जाता है कि आपको कल सुबह जब 10:30 बजे चीफ सेक्रेटरी मोदी आएंगे तो उनके साथ बातचीत करके उनसे सलाह मशवरा लेके आप लोगों को चीफ सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग के लिए टाइम दिया जाएगा और डेट दी जाएगी। लेकिन अभी 10:30 होने वाले हैं, अभी हमारे तक वही निराशा लगी है जो आने वाले समय से लग रही है। वही निराशा अभी तक हमारे हाथ आई है, इसके सिवाय कुछ हमारे हाथ में नहीं लगे अभी तक। दृष्टिहीन और दिव्यांगजनों को अनदेखा किया जा रहा है, सुतेला व जानबूझ के हो रहा है, क्योंकि जो दिव्यांगजन होते हैं, जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, उनको शासन प्रशासन के लोग आज कलयुग पहले था, आज घोर कलयुग आ चुका है। दया भावना मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों की मर चुके हैं, जमीन उन चुका पूरी तरह से मर चुका है। जितने की प्रशासनिक अधिकारी है, बड़े बड़े अधिकारी है, जैसे चीफ सेक्रेटरी महोदय जी है, उन्होंने खुद कहा था, मैं उनसे खुद मिलने गया 4 नवंबर 2025 को। उन्होंने कहा आपको 15 दिन के अंदर मीटिंग दी जाएगी। आज वो 26 अप्रैल का महीना आया है, लेकिन उन्होंने हमारी समस्या के लिए कोई भी बैठक अभी तक दी नहीं है। ना माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में बयान देते हैं। ऐसा वो मीडिया में जरूर कहते हैं कि दिव्यांगजनों की ये संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक लड़ाई है, उनकी समस्या हम जरूर हल करेंगे, पर समझ नहीं आ रहा है। या तो वो हमसे बहुत ज़्यादा पूरे शासन प्रशासन के लोग घृणा करते हैं दिव्यांग समाज से, या वो हमें कुछ देना ही नहीं चाहते। अगर नहीं देने चाहते हैं तो मैं उनसे भावुक अपील करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, वो मीडिया के सामने आए, वहाँ पे अपने हाथ खड़े करे संजय गुप्ता जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कि हम आपको दिव्यांगजनों को कुछ दे नहीं सकते हैं, आपसे छीनने के काम कर रहे हैं, आपसे कमाई करना चाहते हैं। ये मीडिया के पास आके बोले ताकि दिव्यांगजन भी सेटिस्फाई हो सके, क्योंकि हमें भी सड़कों पे जाम करने का शौक़ नहीं है, लोगों को परेशान करने का शौक़ नहीं है। हमें भी यहाँ पे हमारे अधिकार खींच के लाते हैं, हमारी भावनाएं खींच के लाती है, क्योंकि हम भी बाल बच्चेदार लोग हैं, हमने भी बच्चे पालने हैं, हम भी किसी के बच्चे हैं। लेकिन इस तरह की दया भाव की
जो होती है वो पूरी तरह पूरे शासन प्रशासन के लोगों में ख़त्म हो चुकी है। उनका ज़मीर मर चुका है। तभी आ रही है JNST की समस्त दिव्यांग। देखो जी, जो विधानसभा में प्रश्न उठाया तो वो बड़ी मजबूती से नाचन के विधायक विनोद कुमार जी ने उठाया था। उसका हम भी मान सम्मान करते हैं, क्योंकि जिस मजबूती और जिस तरीके के साथ उसने दिव्यांगजनों का मुद्दा उठाया था वो उनका कथन बिल्कुल सही था। लेकिन उसमें भी सामाजिक न्याय मंत्री धनीराम शांडिल जी का जो जवाब था वो निराधार जवाब था। तो ये इस तरह की राजनीति खेलते रहते नेता थे। अगर विपक्ष के नेताओं में भी इतनी मानवता होती, दिव्यांगजनों के लिए आगे आ सकते हैं। वो देखो, मुर्गे की जो पीछे चला समोसा मुर्गा, इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना सकते हैं। जो जन जन की ठोकरें खा रहे हैं, समस्त हिमाचल के लोग खा रहे हैं, उसको राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं बना सकते विपक्ष के साथी भी। अगर आपने इसको विपक्ष का मुद्दा बनाना है, क्योंकि हमें भी जीने का अधिकार है, तो आप सड़कों पे आइए। सड़कों पे इन 918 दिनों में, 919 दिनों में ना हमारे पास कोई बीजेपी के नेता आया, ना कोई माकपा का नेता आया। द यूथ मूवमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन येलमुन के तत्वाधान में आयोजित येलमुन 2026 का 2 दिवसीय सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। यह सम्मेलन 18-19 अप्रैल 2026 को ऑकलैंड हाउस स्कूल में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश का सबसे बड़ा युवा नेतृत्व वाला संगठनात्मक मंच माना जा रहा है, जो सामाजिक कल्याण, युवा सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। संगठन का नेतृत्व संस्थापक एवं अध्यक्ष हिमांश गुप्ता कर रहे हैं, जबकि सह संस्थापक एवं मुख्य सलाहकार के रूप में सावी और भाव्यांश वर्मा जुड़े हुए हैं। येलमुन संस्था भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत है और नीति आयोग, दर्पण पोर्टल्स, आयुष्मान पोर्टल के साथ पंजीकरण के अलावा ISO प्रमाणित भी है। सम्मेलन में 15 से अधिक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के 350 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया, जिसमें यह क्षेत्र का एक प्रमुख छात्र नेतृत्व वाला यूनाइटेड नेशन सिमुलेशन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। येलमुन 2026 ने छात्रों को संवाद, कूटनीति और नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान किया। सम्मेलन में कुल 11 समितियों का गठन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, भारतीय राजनीतिक सिमुलेशन और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र शामिल रहा। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने विभिन्न वैश्विक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की और समाधान प्रस्तुत किए। आयोजकों के अनुसार इस तरह के मंच युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैम, मेरा नाम सवी सेट्टू है एंड मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हिमांश गुप्ता। ही सर्व्स एज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ यूथ मूवमेंट यूनाइट। तो हमारे साथ मौजूद है मिस्टर हिमांश गुप्ता, जो कि टीम यूथ मूवमेंट यूनाइट नेशंस के फाउंडर और चेयरमैन है, और मैं सवी सेट्टू, को फाउंडर एंड चीफ एडवाइजर। हालांकि हमारे साथ हमारे तीसरे पार्टनर भी हैं जो यूथ मूवमेंट यूनाइट नेशंस को लीड करते हैं, मिस्टर भाव्यांश सिंह वर्मा, लेकिन वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं। ये हिमाचल की सबसे बड़ी यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वेलफेयर से लेकर यूथ एम्पावरमेंट तक के सारे इनिशिएटिव्स को फॉलो करती है। इसके बारे में हमारे फाउंडर सर आपको अभी डिटेल में बताएंगे। इनिशिएटिव 2023 में लिया था, जिसमें हमने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू बच्चों को ज्वाइन करवाना शुरू किया था, जिससे वो ग्लोबल इश्यूज पे डिस्कशन कर सकें। धीरे धीरे करके हिमाचल की सबसे बड़ी MUN ऑर्गेनाइजेशन और यूथ कॉन्फ्रेंस बन गई। इस साल हमने 350 से भी ज़्यादा बच्चों को पूरे हिमाचल से और पूरे नॉर्थ इंडिया से शिमला के ऑकलैंड हाउस स्कूल फॉर बॉयज़ में जोड़ा, और जिसमें हमने उनको ग्लोबल इश्यूज पे डिस्कशन कराई। इसमें हमने ये डिस्कशन भी इंक्लूड की कि वर्ल्ड वॉर 3 अभी आएगा भी या फिर नहीं आएगा, या फिर अभी जो ईरान और USA वाला इशू है क्या वो चलेगा, या फिर वो क्या उसकी कंक्लूजन क्या होगी, वो बच्चों ने मिलकर बनाई। और ये सारा यूथ 15 से 21 ईयर्स का है, जिनको हमने ये भी सिखाया कि प्रेस में कैसे इनिशिएटिव लेते हैं, जर्नलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। जो उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया फोटोग्राफी का और जर्नलिज्म का, वो उन्होंने YMUN के थ्रू लिया, जो कि हिमाचल के लिए एक नया फेस था और एक नई अचीवमेंट थी, जो कि हमने यूथ को दी। सबसे बड़ा मोटिव इस ऑर्गेनाइजेशन का है कि हर युवा को उसकी आवाज़ दी जाए, हर युवा को एक बोलने का मौका दिया जाए, ताकि किसी युवा को ये ना लगे कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता फ्यूचर में। हर युवा को ये पता लगेगा कि वो अपनी आवाज़ को फ्यूचर में कैसे दुनिया के सामने रख सकता है, क्योंकि वो एज स्टेट इशूज़ भी डिस्कस करते हैं, जिनमें उन्होंने ये डिस्कस किया था कि इस बार हिमाचल की इकनॉमी में क्या फ्लक्चुएशन आ रही है और उसको कैसे बूस्ट किया जा सकता है। नेशनल इशूज़ पर उन्होंने डीलिमिटाइजेशन को डिस्कस किया, और उन्होंने ऐसे ऐसे ग्लोबल इशूज़ पर भी डिस्कशन की, तो उनको पता लगता है कि हम कैसे
एक स्टेट से होके, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से या फिर एक बड़े से डिस्ट्रिक्ट से होके हम उसको कैसे ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं, जिसमें हर युवा को पता लगता है कि हमने कैसे इसको एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना है, क्योंकि हम वायमन को बहुत जल्दी इंटरनेशनल लेवल पे स्केल करने वाले हैं। देखिए, अगर हम इस साल की कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो 350 प्लस स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े थे ऑल ओवर हिमाचल और हिमाचल के आउटसाइड रीजन से भी। हालांकि इसमें सिर्फ यही नहीं कि कॉन्फ्रेंस थी, बट यहाँ पे 11 कमिटीज़ थी, जिसमें से कुछ नेशनल कमिटीज़ थी और कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ थी। सबसे मेजर टॉपिक है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा का भी सिमुलेशन दिखाया गया था, जिससे हिमाचल का युवा, सिर्फ हिमाचल का ही नहीं लेकिन आउटसाइड ऑफ द हिमाचल के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी हिमाचल के प्रॉब्लम्स और जो पॉलिसी मेकिंग इश्यूज़ है उन पर अपने इनपुट्स दिए। अब ये बेनिफिट युवा को कहाँ पे करता है कि युवा कल को आने वाले लीडर्स हैं हमारी स्टेट के, हमारी नेशन के, तो उन्हें ये पॉलिसी मेकिंग स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इश्यूज, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। और हम अपने आप को सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस और सिर्फ क्लासरूम्स तक सीमित नहीं रखते। जो ये रेजोल्यूशंस है वो हम आगे यूनाइटेड नेशंस और यहाँ तक कि विधानसभा और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तक लेकर जाएंगे, ताकि ये रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। हम सिर्फ कॉन्फ्रेंसेज नहीं मैम, हम एक्चुअली में सोशल ड्राइव्स भी कंडक्ट करते हैं, जैसे कि एंटी ड्रग ड्राइव हमने लास्ट ईयर 2025 दिसंबर में की थी कैंसर हॉस्पिटल में, जहाँ पर हमने बच्चों द्वारा, यूथ द्वारा वहाँ पे लंगर लगवाया था। ऐसे ही हम इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं ताकि युवा एम्पावर होता रहे और सही दिशा पर चलता रहे। अब तक हम 1500 से भी ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ चुके हैं इन 2 से 3 साल में, और आने वाले टाइम में जो स्कूल के टीचर्स हैं या फिर जो भी बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा हमें प्रेज़ करते हैं, उनको इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। क्योंकि जब भी हम हिमाचल की बात करते हैं तो हम एक्सपोजर के मामले में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, जिस वजह से आजकल देश का युवा कहीं बाहर की स्टेट्स में जाता है पढ़ने। पर हमारा ये मोटिव है कि देश का युवा हिमाचल में ही रहे, हिमाचल में ही सीखे और हिमाचल से ही आगे बढ़े, ताकि उनको कल को किसी और स्टेट में जाके या किसी और स्टेट में जाके धक्के ना खाने पड़े कि हम ये चीज़ कर सकते हैं और हम ये चीज़ नहीं कर सकते। उनको ये पता लगे कि उनकी स्टेट भी उनको सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है। और इसी इनिशिएटिव से हमने अपने साथ 1500 से ज़्यादा लोग जोड़ दिए हैं, और हम धीरे धीरे करके अपने साथ 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को जल्द ही जोड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की जागरूक जनता ने इसे भली भांति समझ लिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि हिमाचल प्रदेश की जनता अपने पसंदीदा जन प्रतिनिधियों का चयन करेगी और वर्तमान सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात पर जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है, ताकि जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच संवाद और बेहतर हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल भाजपा का नहीं, बल्कि व्यापक विचार विमर्श के बाद लिया गया सामूहिक निर्णय है। आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर जवाब देना मुख्यमंत्री का दायित्व है। वहीं महिलाओं के आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि इसे जानबूझकर लटकाया जा रहा है, जिससे महिलाओं के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के अधिकारों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा हर चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। 4 नगर निकायों के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जा रहे हैं, जिनके लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। साथ ही जिला परिषद और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए भी संगठनात्मक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने वर्तमान राज्य सरकार पर व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर पुरानी व्यवस्थाओं को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों के चलते जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है, जिसमें टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी और पानी की दरों में वृद्धि इत्यादि शामिल है। अंत में उन्होंने कहा कि जनता नीतियों से परेशान है और आने वाले समय में राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। महिला शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके अंतर्गत विशेष पार्लियामेंट का सत्र हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने वो सत्र बुलाया ताकि देश की बहनों को सत्ता में भागीदारी का हस्तांतरण किया जाए। देश की बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए जहां आर्थिक संपन्नता की दृष्टि में अनेक कदम हुए, शैक्षणिक सुधारों में अनेक कदम हुए, सामाजिक दृष्टि से उनका सम्मान बढ़े,
उस दिशा में 10-12 साल भरसक प्रयास हुए और समाज में उनकी भूमिका सम्मानजनक हो उसके लिए अनेक प्रयास हुए और उनमें अच्छी कामयाबी के बाद सत्ता की चाबी देश की बहनों को दी जाए ताकि 50% आबादी के भाग्य का निर्धारण वो बहनें स्वयं कर सके। दिस वॉज द क्रक्स ऑफ दैट स्पेशल सेशन, यानी बहनों के बारे में अनेक प्रकार के निर्णय सरकार ने लिए, परंतु वो बहनें स्वयं 50% आबादी को क्या अधिकार मिलने चाहिए, कैसे वो आगे बढ़नी चाहिए, और सत्ता का नियंत्रण, सत्ता का अधिकार, सत्ता की चाबी वो बहनों के हाथ में देने का वो दिन था 16-17 अप्रैल का। परंतु कांग्रेस पार्टी ने देश की 70 करोड़ बहनों की पीठ में छुरा घोंपा। उनके हाथ से सत्ता को छीन लिया। 40 वर्षों से वो लटका रहे थे, अटका रहे थे, भटका रहे थे, परंतु जब बिल्कुल चोट मारने का समय आ गया तो देश के कांग्रेस के बड़े नेता अन्य पार्टियों के साथ मिलकर महिलाओं की शक्तियों के खिलाफ खड़े हो गए, दीवार बन के खड़े हो गए, विरोध में खड़े हो गए और इस कदर खड़े हुए कि जब वो बिल गिर गया तो उन्होंने पूरे देश में खुशी मनाई कि अच्छा हुआ बहनों को राजनीतिक शक्ति नहीं मिली। और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं, हिमाचल प्रदेश के नेताओं के ऊपर भी आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने बहनों के साथ अन्याय किया, उनको सत्ता से वंचित रखने का पाप किया, घोर पाप किया। इसके विरोध हिमाचल प्रदेश की बहनें कल सड़कों पर उतरने वाली। कल यानी 23 तारीख को जनाक्रोश यात्रा ये हिमाचल की बहनें शिमला में करने वाली और कांग्रेस को बता देना चाहते कि आपने क्या अनर्थ किया, बहनों के अधिकार के ऊपर डाका डाला और जो बहनों को हक मिल रहा था उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। उसको लेकर कल जनाक्रोश पद यात्रा है। हजारों बहनें शिमला सराउंडिंग से, पूरे हिमाचल से नहीं आई। उसके अनेक कारण, चुनाव डिक्लेयर हो गया है हम उस सीमा के अंदर, परंतु हजारों बहनें कल कांग्रेस के खिलाफ लामबंद होंगी और इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा।